आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के संकेत माने या फिर कुछ और, लेकिन आज पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने अपने निज निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नगर पालिका में कई गंभीर सवाल खड़े किए। आइए सुनाते हैं उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि उन्होंने क्या क्या कहा। डॉक्टर साहब, आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है आपके द्वारा, किन किन विषयों पर है? ये प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सब यहाँ पधारे इसके लिए आपका धन्यवाद भी प्रेषित करता हूँ आप सबको। भैया, ये प्रेस वार्ता क्या है? कुछ नगर पालिका को लेकर के गंभीर मुद्दे हैं। अब हम इन सबको देख रहे हैं और नगर पालिका कैसी चल रही है, इससे मेरा ऐसा मानना है कि आम पब्लिक संतुष्ट नहीं है। बहुत सी तकलीफ़ें नगर पालिका में हैं। तो इन कुछ मुद्दों को लेकर के और अपन ने आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की है। आप क्या मानते हैं, कौन सी तकलीफ है इस वक्त नगर पालिका में? कौन से? पहली बात तो ये है कि इस नगर पालिका में 12 वर्षों से, और पहले कांग्रेस के नाम पर राज रहा, उसके बाद बाल्टी आई और बाल्टी के बाद पूरे पार्षद आज भाजपा के सत्तारूढ़ दल के पार्षद हैं। और जैसी अपेक्षा होना चाहिए इस नगर पालिका से, उसके अनुरूप खरी नहीं उतर रही है नगर पालिका। हमारा ये कहना है कि इस नगर पालिका को वास्तव में चला कौन रहा है, ये कैसी चल रही है। हम कुछ मुद्दों को देखते हैं। आज जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा शंकर तालाब का है कि इस शंकर तालाब को, जैसा मैं सुनता हूँ, इसमें बहुत सा पैसा आया। तो पैसा आया तो उसमें विकास कार्य कैसे हुए और उससे आम पब्लिक को क्या लाभ हुआ? बार बार प्रश्न उठता है, इस शंकर तालाब में इंक्रोचमेंट है। अरे भैया, इंक्रोचमेंट है तो जो जगह अभी शेष है उसमें क्या काम हुआ और उससे आम पब्लिक को क्या राहत मिली, ये प्रश्न का मुद्दा खड़ा है। अभी हम देखते हैं सारे गांव में प्लास्टिक का मुद्दा उठता है। पशु प्लास्टिक खाते हैं, बीमार होते हैं और बीमारी के साथ साथ पशुपालक को, और जब वो इलाज कराते हैं तो हज़ारों रुपए का खर्च आता है। लोग पीछे प्लास्टिक जलाते हैं, उस प्लास्टिक का कितना प्रदूषण होता है। और आम व्यक्ति को मैं स्वयं बताता हूँ, मेरा कमरा पीछे है। कई बार जब आग उसमें प्लास्टिक में लगाई जाती है तो उसका पूरा धुआं मेरे कमरे में आता है। अब उससे क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे, क्या तबीयत में गड़बड़ियाँ आएगी और क्या परेशानी हमको होती है, इसको कोई समझ नहीं रहा है आज। भाई, जो प्लास्टिक फेंक रहे हैं, जो लाके वहाँ कचरा फेंक रहे हैं, वो उनको कम से कम रोकने का प्रयास किया जाए। आपके पास कई ट्रैक्टर हैं, आपके पास, मैं रोज़ देखता हूँ बेचारे सवेरे अपना रिक्शा लेकर के निकलते हैं, सारा कचरा उठाते हैं। आप भी अपने घर के सामने वो कचरा फेंक दो, वो उठा करके ले जाएंगे, व्यवस्थाएं बनी रहेगी। अच्छा, कैसे सफाई होगी, सफाई कैसे रहेगी? अकेली जवाबदारी क्या उस सफाई कर्मचारी की है कि घर मालिकों की भी है? घर मालिकों को अपना कचरा, मेरा है, मेरा पशुपालन का काम है, मैंने एक घूड़ा रखा हूँ, उस घूड़े को मैं समय समय पर 6 महीने में उठाकर खाद को अपने खेत में भेज देता हूँ। पहले वो खाद नगर पालिका के बगीचे में चला जाता था, अब उसको कोई उठाने वाला नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि जितना पैसा शंकर तालाब में लगा, क्या उसका कोई आउटपुट है क्या? डॉक्टर साहब, उसका स्ट्रक्चर क्या था? शंकर तालाब का जैसा बनना था वो क्या लगता है कि अभी उस हालत में नहीं है? आजू बाजू में अतिक्रमण ज़्यादा हो गया है। देखो, अतिक्रमण कुछ नहीं है, सड़कें पहले से बनी हैं, पोल लगे हैं। अब जो शेष जगह है, आपने जो TSAS कराया है वो किसका कराया है? अतिक्रमण का कराया है आपने, या आपने उस जगह का कराया है जो खाली जगह है? वो हमको बताओ। भाई, प्रश्न ये उठता है, ठीक है कि नहीं? तो जिस पे आपने ASTS कराया है
कम से कम वो काम भी तो आपके लोगों ने गंभीरता से नहीं किया। मैं इसका दोष किसी ठेकेदार को नहीं देता, लेकिन जो आपके यहाँ टेक्निकल लोग बैठे हैं उनने काम को क्या अंजाम दिया वो भी तो हमको पूछना पड़ेगा। जी और ठीक, अच्छा, अब दूसरा मुद्दा हमारा आता है इस बात का आया। अभी रैन बसेरा लोगों के रुकने के लिए है, उसकी क्या व्यवस्था है, उसके लिए क्या कोई फंड आ रहा है? अगर फंड आ रहा है तो आप उसकी व्यवस्था कैसे बना रहे हैं? क्या लोग वहाँ रुक रहे हैं? उनके खाने पीने की व्यवस्था हो रही है? जब कोई अधिकारी आता है तो हम उसको चालू कर देते हैं, उसको खोल देते हैं और अधिकारी ने पीठ दिखाई और हम बंद कर देते हैं, तो ये भी तो व्यवस्थाएं नहीं चलेगी। ऐसे मुद्दे हमारे नगर पालिका को लेकर के हैं। हमारा एक मुद्दा ये भी है कि जैसा हमारे पास जानकारी आती है बहुत विश्वस्त सूत्रों से कि जीपीएफ ईपीएफ वर्षों से नहीं पटा, लाखों रुपए बाकी हैं। अगर कर्मचारी का फंड नहीं पटेगा और कल उसको कोई इमरजेंसी अगर आ गई तो उसको आप पैसा कैसे देंगे? वो अपनी उस इमरजेंसी का सॉल्यूशन कैसे निकालेगा? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा कर्मचारियों का खड़ा है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरे पास कई कर्मचारी आते हैं कि डॉक्टर साहब दवा तो दे दिए, 200 रुपये बाकी। मैं बोलता हूँ क्यों भाई? तो मेरे को बोलते हैं डॉक्टर साहब 3 महीने से तनख्वाहें नहीं हुई। अब 3-3 महीने ठीक है, परिस्थिति कोई होगी, लेकिन 3-3 महीने अगर वो मास्टर के व्यक्ति को अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो क्या खाएगा? अच्छा, मिलता कितना है? 6,000 रुपये दे रहे हो आप। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने इस बात पे निर्णय दिया है कि आपका न्यूनतम वेतन क्या होना चाहिए। क्या आप इनको न्यूनतम वेतन दे रहे हो क्या? अगर न्यूनतम वेतन अगर आप नहीं दे रहे हो तो ये भी तो उस कर्मचारी के साथ जो है भेदभाव कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि वहाँ कई टेक्निकल लोग काम कर रहे हैं मास्टर पे भैया, लेकिन आज तक कई आईटीआई है, कई एमए है, एमकॉम है, बीकॉम है, उनको कुशल श्रमिक नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्या उनका अधिकार नहीं है? ठीक है, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही होगी, लेकिन उनको कुशल श्रमिक का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऐसे मुद्दे जो हैं वो नगर पालिका के खड़े हुए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, पानी का मुद्दा है। पानी के मुद्दे पर जो अभी हमारा अभी तो जांच आई थी, इसलिए हमने बहुत कुछ जो हमारे पास विश्वस्त सूत्रों से जानकारी आई है कि फिल्टर प्लांट को इन्होंने जांच के कारण अभी कुछ ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ जो कर्मचारी रात में रुकते हैं उनकी बहुत बुरी हालत रहती है। वो अपने घर से बिस्तर ले जाते हैं, न उनके पास कोई बैठने की व्यवस्था है, न सोने की व्यवस्था है। और आप सब जानते हैं फिल्टर कैसे स्थान में है। वहाँ जंगली पशु भी आते हैं, सांप भी आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जंगली सुअर मिल जाते हैं, कभी कभी सांप दरवाजों पर आकर लटकते रहते हैं। इन स्थिति में उन श्रमिकों की सुरक्षा की क्या गारंटी है? तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नगर पालिका आज चल रही है ये संतोषप्रद नहीं है। आज भी वही पुराने बाबा आदम के ज़माने के नियम है कि साहब हमने तो टेम्पररी दिया है, हम लीज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ले बेच तो वर्षों से चल रहा था, नहीं चल रहा था इस वाराणसी में। मेरा इस मुद्दे को मैं विधायक जी को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि इस फरवरी के महीने में जो विधानसभा लगेगी वहाँ कम से कम इन मुद्दों को रखना चाहिए कि नगर पालिका में जो बाबा आदम के नियम चल रहे हैं इनमें संशोधन होना चाहिए, लोगों को राहत मिलना चाहिए। अगर लोगों को 21वीं सदी में भी अगर हमने राहत नहीं दी तो हमारा फिर कहना है कि इस नियमों का कोई, इसकी तो धज्जियाँ उड़ रही है। अच्छा, फिर नियमों के नाम पर फिर कुछ गलत होता है तो हम बोलते हैं साहब गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हम आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन मेरा इसमें स्पष्ट कहना है कि शासन का इस ओर ध्यान कराना चाहिए कि कुछ नियम जो हैं उनमें संशोधन होना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री, आवास, पर्यावरण, नगर पालिका और प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव का ध्यान आकर्षित कराना चाहिए और विधानसभा में इस प्रश्न को रखना चाहिए। हाँ,
अभी क्या स्थिति है कि देखो, नगर पालिका में कई चीज़ें जो है वो मनमानी चल रही है। ठीक है, कहीं भी तोड़ दो, कहीं भी कॉम्प्लेक्स किसकी बना दो, मनमानी इनकी चल रही है, वो सबको पता है, मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अभी हम एक बात देखते हैं, जो शिक्षा का क्षेत्र है, देखो नगर पालिका 5 चीज़ों से चलती है, पंच महाभूत है, जल, शिक्षा, प्रकाश, सड़कें और सफाई। ठीक है ना, ये 5 चीज़ों पर खड़ी है। अभी क्या होता है, कहीं भी तोड़ दिया, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, क्या इसकी चिंता है? मेरे यहाँ कितना स्कूटर खड़ा रहता है, कितना कार खड़ा रहता है, ये दादा बाड़ी के सामने खड़ा रहता है, शहर में कहीं पार्किंग, इसका कोई चिंतन कर रहा है? अभी मैं देख रहा हूँ वो स्कूल की जगह है, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, बस अपने लोगों को दे दो, बुलाओ, 30 लाख, 25 लाख, 40 लाख। अरे भाई, कई बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को पढ़ना लिखना है, कुछ अच्छा। मेरा कहना ये है, मैं जब विधायक था तो एसडीएम साहब ने मेरे को कहा, बोले डॉक्टर साहब ये स्टेडियम कहाँ बनेगा जहाँ आज संदीपनी स्कूल है? मैंने कहा वहाँ बिल्कुल नहीं बनेगा। बोले क्यों? मैंने कहा अगर कल, कोई पक्का नहीं था, मैंने कहा अगर कल सरकार की कोई योजना आ गई आगे शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपांशन की, तो हम जमीन कहाँ से लाएंगे? आज वो संदीपनी विद्यालय हमको दिख रहा है। हमारी कोई दूरदृष्टि नहीं है कि हम शहर में ज़मीनों को कैसे बचाएंगे। भाई वो पानी की टंकी बनी है, ठीक है, पानी की सुविधा लोगों को बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या आप नियमों में कर रहे हो? क्या आप इस बात को का विचार कर रहे हो कि हम जो कर रहे हैं? नहीं, ये तो एक दृष्टिकोण से एक व्यक्ति के अधिकार को, और हम पूरे तरीके से जो हमको करना है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे संदेश शहर में अच्छा नहीं जा रहा है। हमारा स्पष्ट कहना है कि नगर पालिका जो है वो वास्तव में जनता के लिए सेवा का स्थान है। कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ जो नगर पालिका में काम करते हैं, जो मास्टर पे काम करते हैं, कि भैया तुम जनता का पैसा का नमक खा रहे हो, ईमानदारी से काम करो। हमारे को 11 to 5 अगर काम करने के लिए नगर पालिका ने अवसर दिया है तो हमको ईमानदारी से वहाँ काम करना चाहिए, ये हमारा कहना है। हमारा कहना ये है कि जो भी चल रहा है आज की डेट में नगर पालिका में, तो वो टके शेर भाजी और टका शेर खाजा चल रहा है, इसमें सुधार होना चाहिए। पहले हमको जो टैक्स आता था संपत्ति कर, उस पर लगा दिया जीएसटी। पहले हमने पढ़े थे कि भाई जजिया कर लगता है। अभी हमारा कहना ये है कि क्या नगर पालिका को जीएसटी लगाने का अधिकार है? अगर किसी का 13,000 रुपये टैक्स आता था तो आज की डेट में वो बढ़ करके और 16 से 18,000 रुपये के बीच में आ गया जीएसटी के कारण। अभी सरकार ने कहा हम जीएसटी में लोगों को सुविधा दे रहे हैं, तो क्या नगर पालिका ने इस बात को संज्ञान में लिया कि जो हम जीएसटी ले रहे हैं ये किस नियमों से ले रहे हैं और क्या जीएसटी लगाने का अधिकार नगर पालिका को है? अभी मैंने तो एक बात और सुना कि पोर्टल पे कुछ और बता रहा है संपत्ति कर, और रसीद कुछ और फट रही है। कुछ लोग इसके खिलाफ कोर्ट में भी चले गए। ये दोहरी नियम जो हैं ये नगर पालिका में चल रहे हैं, और ये दोहरे नियम अगर नगर पालिका में चल रहे हैं तो ये नगर के लिए ठीक नहीं है, नगर के विकास के लिए ठीक नहीं है। और मैं तो इसका ज़बरदस्त विरोध करता हूँ, और आगे हम ये चाहेंगे कि अगर कुछ भी हमारे संज्ञान में अगर नगर पालिका की कमी आएगी तो हम उसको आप लोगों को बुला करके आपके सामने रखेंगे, और इससे कैसे निपटना है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इस पर फिर चर्चा करेंगे।